गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। दोस्तों, पावर सिस्टम का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है ट्रांसमिशन लाइन, और इसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एस्पेक्ट से ज़रूरी माना जाता है। और एम्प्लॉयबिलिटी की बात कीजिए तो जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, पावर सिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्ट्रीम के बंदों को चांस मिलता है, और सिविल वालों को भी। तो एक बहुत ही जुड़ा हुआ टॉपिक है हर ब्रांच के लिए। तो हमारे लिए सारे एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एज़ वेल एज़ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, और ये यूनिट को हम 2 सेक्शन में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 के लिए शुरू करते हैं। आफ्टर completion of this session, student will be able to apply mechanical and electrical design aspects of various types of conductor, support and insulator to maintain overhead line। इसका मतलब है, जब ये यूनिट आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको पता चलेगा ओवरहेड लाइन कैसे मेंटेन होती हैं, उसमें कंडक्टर, सपोर्ट और एसेसरीज किस प्रकार लगती हैं, और उनके लिए कौन से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ज़रूरी है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रोल क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का रोल क्या है पावर सिस्टम में, और उसका महत्व क्या है। तो एक बात है, ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पावर सिस्टम का कि जो जनरेशन को लोड से जोड़ता है, और मीनवाइल बीच में सबस्टेशन आते हैं। तो एक कनेक्टिंग मीडिया कह सकते हो आप उसको, जो हमारे जनरेशन से लोड, जो इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स और ऑफ किलोमीटर दूर होता है, उसको कनेक्ट करने में यूज़फुल है। और सबस्टेशन का हमको पता है, पावर सिस्टम में जब हम पावर जनरेट करते हैं, उसके बाद में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। तो जहाँ पे जो पुल होता है, पावर पुल बनता है, उसको सबस्टेशन कहते हैं। और आपने उसके रेटिंग देखे होंगे, 400 केवी सबस्टेशन, 220 केवी सबस्टेशन, 66 केवी सबस्टेशन। और जो हमारे कॉलेज के कैंपस में जनरली होता है, या आपके सोसाइटी के आसपास होता है कई बार, वो 11 केवी सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन कई बार आपको देखने मिलता है, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री में भी होता है। तो वो भी एक मीडियम है कि वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में एक बीच में सबस्टेशन आपको रखना पड़ता है पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली लिंक है जनरेशन से लोड तक, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट से इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जनरेशन से लोड तक पावर कैसे ट्रांसमिट होता है। जीटीयू एग्जाम में आपको कई बार पूछेंगे कि जनरेशन से लोड तक पावर ट्रांसमिशन का डायग्राम ड्रॉ कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन से कंपोनेंट आएंगे। पहला है जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड है प्राइमरी ट्रांसमिशन, थर्ड है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फोर्थ है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एचटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और फिफ्थ है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जो 220 केवी के बाद का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होता है वो प्राइमरी है, और उसके बाद में उसको स्टेप डाउन करेंगे, वो सेकेंडरी है। तो आइए डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम देख के इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 11 केवी जनरेटर है, वो 11 केवी जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर आएगा जो 11 केवी का 220 केवी करेगा, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद में जो भी ट्रांसमिशन होता है, उसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। और उसके बाद में हम स्टेप डाउन करेंगे 220 टू 66 केवी। तो ये जो सबस्टेशन है हमारा स्टेप डाउन 66 केवी सबस्टेशन। तो यहाँ पे इसके बाद जो ट्रांसमिशन करेंगे,
वो हमारा होगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और यहाँ पे 66/11 केवी आगे जो हमारा पोल माउंटेड सबस्टेशन कहेंगे इसको, यहाँ पे ये सबस्टेशन और यहाँ पे कुछ लोड भी आएगा। तो ये जो सारा लोड है वो प्राइमरी कंज्यूमर है हमारे। जो इंडस्ट्री वगैरह है वो इंडस्ट्री क्या करती है, उनका बहुत ही ज़्यादा लोड है, इस वजह से हम उनको 11 केवी देते हैं और 11 केवी के बाद में वो लोग अपनी तरह से उस लोड को सेग्रीगेट करते हैं उनके कैंपस में। कॉलेजेस वगैरह है, हमारे यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में देख लीजिए पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर रखे होते हैं 11 केवी, तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इसका मतलब 11 केवी पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो हाई टेंशन एचटी कंज्यूमर कहते हैं उनको। और 11 के बाद में 415 केवी गया, ये भी पोल माउंटेड सबस्टेशन है। ये 11 टू 415 हुआ। तो 11 टू 415 पोल माउंटेड सबस्टेशन, ये हमारा यहाँ 3 फेज यूज होता है और ये 3 फेज है और हम उसका सिंगल फेज या तो 3 फेज की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 66/11 केवी का जो स्टेप डाउन है, वो स्टेप डाउन आपका जो ट्रांसफॉर्मर करेगा, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और 11 से बाद में 415 होगा, तो ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आगे हमने कंपोनेंट देखे दोस्तों। उस कंपोनेंट में हमने देखा था, फर्स्ट है जनरेशन जो 11 केवी पे जनरेट होता है। सेकंड है प्राइमरी ट्रांसमिशन जो 220 केवी के बाद में ट्रांसमिशन होता है। थर्ड है सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो 66 केवी के बाद में ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद में 11 केवी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या एसटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और उसके बाद में 415 पे होगा उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो इस प्रकार 5 कंपोनेंट है फ्रॉम जनरेशन टू लोड। तो ये आपके लिए समझना जरूरी है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। जीटीयू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन वोल्टेज हो सकता है, तो डीसी या एसी हो सकता है। हमने आगे के वीडियो में एचवीडीसी ट्रांसमिशन के बारे में बात किया था। और एसी सिस्टम हमारा जो कन्वेंशनल ट्रांसमिशन है उसे हम एसी ट्रांसमिशन कहते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट में ओवरहेड और अंडरग्राउंड दो होता है। सिटी एरिया में ज्यादातर अंडरग्राउंड होता है, लेकिन जब हाई पावर ट्रांसमिशन की बात आती है तो सारा ओवरहेड ट्रांसमिशन रहता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन ओवरहेड रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे अंडरग्राउंड में जाता है। बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, मीडियम वोल्टेज अप टू 66 केवी कहा जाता है और 66 केवी के अबव जितना है उसे हाई वोल्टेज की रेंज में आएंगे। और हमने आगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में भी पढ़ा है। तो ये 66 केवी हाई मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। अभी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने पहले ही बताया था। जीटीयू में 7 मार्क्स के क्वेश्चन अब पूछते हैं और आपकी स्कीम इस प्रकार कर गई है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करीबन डिटेल में होता है, जहां 7 या 8 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट कवर होते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप 7 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स में पूछते हैं, कंपेरिजन ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन दोस्तों और एसी ट्रांसमिशन हमने थोड़ा सा एचवीडीसी वाले वीडियो में किया था, यहाँ पे उसको थोड़ा अलग तरह से देखेंगे। इसी ट्रांसमिशन में ओनली 2 कंडक्टर्स आर नीडेड और एसी ट्रांसमिशन में मिनिमम 3 कंडक्टर। अगर 3 फेज पावर ट्रांसमिशन है तो 3 कंडक्टर आपको चाहिए और डीसी में सिर्फ हम प्लस माइनस लेते हैं, इसलिए 2 कंडक्टर चाहिए। डीसी ट्रांसमिशन में एब्सन ऑफ स्किन इफेक्ट, आपको पता होगा कि जब हम एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और फ्रीक्वेंसी की वजह से वहाँ पे जो करंट ट्रांसमिट होता है वो करंट यूनिफॉर्म सरफेस में नहीं होता, स्किन के आसपास उसकी जो आउटर सरफेस है उसके करीब में फ्लो होता है, जिसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो डीसी में इस प्रकार आपको कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा और पूरा कंडक्टर में से करंट पास होता है। और एसी में स्किन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इस वजह से लॉसेस बढ़ते हैं।
लेस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिएक्टेंस। डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस वजह से रिएक्टेंस नहीं है, इसी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। और एसी में मोर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस। एसी में क्या होता है, रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, तो इसी वजह से आपका ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों किसे कहेंगे, जो आप कह सकते हो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों के बीच का मिनिमम डिफरेंस है तो अच्छा रेगुलेशन कहेंगे। और अगर ज्यादा डिफरेंस है, अगर सेंडिंग में मान लीजिए जितना वोल्टेज भेजा जा रहा है, रिसीविंग में उतना रिसीव नहीं हो रहा, तो उसको पुअर रेगुलेशन कहेंगे। नो रेडियो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरोना। कोरोना जो है दोस्तों ये टेक्निकल इफेक्ट है हमारी, जहां पे क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कुछ लिमिट से अगर आप कम रख दो, तो अगर हाई वोल्टेज है तो सराउंडिंग एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा और कंडक्टर के सराउंड में पेल वायोलेट ग्लो अपीयर होगा, ब्लू कलर का एक ब्लूइश ग्लो अपीयर होगा और हिसिंग नॉइज आएगा। कभी भी आप ट्रांसफार्मर के पास से निकल जाओ तो आपको एक हमिंग नॉइज जैसा आएगा, इसी प्रकार वो हिसिंग नॉइज आता है। तो ये इफेक्ट को कोरोना कहते हैं और ये आपको एसी में देखने मिलेगी। अगर बारिश के सीजन में आप सब स्टेशन में जाइए और वहाँ पे आपको मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे ये इफेक्ट ज़्यादा दिखने मिलेगा और कई बार आपको कोरोना सब स्टेशन में दिखने मिलता है। लेकिन डीसी में आपको ये इफेक्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा रेडियो इंटरफेरेंस, सराउंडिंग जो कम्युनिकेशन की लाइन्स है दोस्तों, डीसी में उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। और एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी है दोस्तों और हाई वोल्टेज है, इस वजह से कई बार कम्युनिकेशन इंटरफेस हो जाता है। और कोरोना भी दोस्तों इफेक्ट वहां पे ऑब्जर्व होती है। लाइन इंसुलेटर है लेस स्ट्रेस, डीसी में आपका फिक्स वोल्टेज रहता है, तो लाइन इंसुलेटर जो होता है वो इतना स्ट्रेस में नहीं रहता। इसी में हमारा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंसुलेटर पे स्ट्रेस ज्यादा रहता है। स्टेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो वो स्टेबिलिटी बहुत ही मैटर करता है। और एक रोटर एंगल स्टेबिलिटी का एक कंसेप्ट आता है, वो आप आगे जाके फ्यूचर में पढ़ोगे, डिग्री में जाओगे तो स्टेबिलिटी डीसी के लिए इश्यू नहीं है, लेकिन एसी के लिए स्टेबिलिटी इज द चैलेंज। और इस पे काफी सारे रिसर्च होते हैं कैसे सिस्टम को स्टेबल बनाया जाए। डीसी में नॉट डाइलेक्ट्रिक लॉस इन केबल, केबल में किसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता, क्योंकि इक्विवेलेंट में हम कैपेसिटेंस कंसीडर नहीं करते। और एसी में हम लोग क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, वहां पे डाइलेक्ट्रिक लॉस, क्योंकि अल्टीमेटली एसी कंडक्टर को आप आरएलसी में इक्विवेलेंट कंसीडर करते हो। कंस्ट्रक्शन डीसी का सिंपल है और एसी का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे कंपोनेंट वगैरह आएंगे। डीसी में हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कम्यूटेशन डिफिकल्टीज। कम्यूटेशन माने दोस्तों आपका जो कलेक्टर है, जो आपने कम्यूटेटर देखा होगा डीसी मशीन में, तो वहां पे देखते हैं आपके ब्रश आपका खराब हो जाता है, कुछ समय के बाद भी उसको बदलना पड़ता है, वहां पे स्पार्किंग ज्यादा होता है। और अगर जितना हाई डीसी जनरेट करोगे इतना आपको इंसुलेशन ज्यादा चाहिएगा, तो इस वजह से एक लिमिट आ जाता है, इसीलिए डीसी जनरेशन हम नहीं करते अक्सर, और एसी जनरेशन हम पॉसिबल करते हैं। और डीसी से तो ज्यादा वोल्टेज पे हम लोग जनरेशन कर पाते हैं। वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोस्तों टेक्निकली डीसी ट्रांसफॉर्मर एसी ट्रांसफॉर्मर जैसे फेमस नहीं है, और वोल्टेज चेंज डेफिनेटली आप कुछ चीजों की मदद से डीसी में कर सकते हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर जितना आप यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। और इसी में सबसे बड़ा आप वरदान कहेंगे वो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, जिससे हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं और हमारी काफी डिफिकल्टीज वहां पे सॉल्व हो जाती है। तो डीसी में हमारे को ट्रांसमिशन में वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और एसी में वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना रूटीन है। तो हमारे लिए वो ट्रांसफॉर्मर का भी हम 99% एफिशिएंसी तक हमारा एसी में अवेलेबल है, तो इस वजह से लॉसेस का भी कंसिडरेशन नहीं रहता। तो कहने का मतलब है कि एसी में ट्रांसफॉर्मर की वजह से उसका एफिशिएंसी अच्छा है, उसका ऑपरेशन ईजी है। मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन इज डिफिकल्ट, डीसी में सबस्टेशन का मेंटेनेंस डिफिकल्ट रहता है। चार्ज ऑलरेडी स्टोर होते हैं, काफी सारा डिस्चार्ज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और एसी में मेंटेनेंस रूटीन है, जो चीज हम पहले से करते आए हैं दोस्तों वो हमारे लिए इजी क्यों है,
क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है और इसको कई सारा जगह से इम्प्रूव किया है। तो इस वजह से एसी हमारा रूटीन है, तो उसको हम अच्छे से कर पाते हैं, वो सिस्टम को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और डीसी हमारा रूटीन नहीं है, इस वजह से हम उसको मेंटेन करने में या उसको यूज़ करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन था डीसी ट्रांसमिशन और एसी ट्रांसमिशन, उसमें आपको 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन करना है और 99% ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको प्रिपेयर करना रहेगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है ओवरहेड और अंडरग्राउंड। दोस्तों ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका दिख रहा है, ये आपका ओवरहेड सिस्टम है, ये आपका अंडरग्राउंड सिस्टम है। अपीयरेंस की बात करें दोस्तों, तो ओवरहेड का अपीयरेंस इतना बढ़िया नहीं होता, सारे कंपोनेंट दिखते हैं और अंडरग्राउंड में आपको कंपोनेंट ऑब्जर्व नहीं होते, इसलिए अपीयरेंस आपका नॉर्मल अपीयरेंस जो ग्राउंड अपीयरेंस रहता है वो है। तो काफी सारी मेथड्स है इसकी, आपने पढ़ा होगा या फिर आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस, ओवरहेड लाइन में मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, ओपन कंपोनेंट ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा रहेगा। अंडरग्राउंड में जनरली क्या होता है, फॉल्ट के वक्त ही मेंटेनेंस होता है, रूटीन मेंटेनेंस हम लोग जनरली नहीं करते। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट्स ओवरहेड में ज़्यादा है, क्योंकि कंपोनेंट अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ भी लाइटनिंग स्ट्रोक आ सकता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो फॉल्ट की पॉसिबिलिटी ओवरहेड में ज़्यादा है। अंडरग्राउंड में जनरली फॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि केबल ऑलरेडी ग्राउंड के अंदर है और इसमें एक ही तरह का फॉल्ट रहता है दोस्तों, अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोड कंज्यूम कर रहे हो तो केबल जॉइंट जल जाता है। आपकी सोसाइटी में कई बार देखने मिला होगा कि लोगों को क्या होता है, अक्सर सेंक्शन लोड से ज़्यादा पावर कंज़्यूम करते हैं और इस वजह से क्या होता है, जब गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, गर्मियों के सीज़न में लोग एसी ज़्यादा चलाते हैं और कई बार लोगों ने एसी लगा दिए होते हैं और कैपेसिटी से ज़्यादा, आपका मान लीजिए सेंक्शन लोड 4 किलोवाट है और आपके ऑलरेडी 3 एसी चल रहे हैं और बाकी आप कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो 4 किलोवाट से ज़्यादा पावर कंज़म्पशन हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका जो केबल जॉइंट होता है वो जल जाता है और सोसाइटी में लाइट आपकी बंद हो जाती है और मेंटेनेंस के लिए वेट करना पड़ता है। इसीलिए आपको हमेशा आपका जो घर का जो लोड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके इक्विपमेंट लगाने पड़ होंगे और आपको सैंक्शन लोड और यूज्ड लोड आपका सेम होना चाहिए। सैंक्शन लोड हमेशा ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। तो ये एक अंडरग्राउंड में क्या रहता है दोस्तों, आपकी सोसाइटी में आपने कई बार फेस किया होगा कि केबल जल गया, तो उसको बदलना है, तो उसका रीज़न ये है। तो ओवरहेड में ज़्यादा फ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, अंडरग्राउंड में कम है और वो भी सिर्फ़ ओवरलोड की वजह से। या फिर कहीं पे कोई काम चल रहा है, कोई केबल कट गया, कोई ड्रेनेज लाइन कुछ मेंटेन कर रहे थे और वहाँ से उसी वजह से केबल कट गया, तो उस वक़्त फ़ॉल्ट आ सकता है। सेफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, ओवरहेड में सेफ्टी ब्रेक डिफ़िकल्ट है, कम है सेफ्टी, बहुत कम है क्योंकि कंडक्टर कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं और अंडरग्राउंड में सेफ्टी ज़्यादा है। ओवरहेड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटिंग स्ट्रोक ओवरहेड में डेफिनिटली ज़्यादा है, अंडरग्राउंड में लेस है। वोल्टेज ड्रॉप ओवरहेड में इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसीलिए लाइन ड्रॉप ज़्यादा है और अंडरग्राउंड में आपका इम्पीडेंस कम है। तो इसी वजह से वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। रेडियो इंटरफेरेंस एसी ओवरहेड में आपका ज़्यादा होगा, पर लेकिन उसको एक ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर फॉर एक कांसेप्ट है दोस्तों, उसको कभी बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसको डायग्राम में इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आपका डिफरेंस का टॉपिक है। 7 मार्क्स में आपको ओवरहेड और अंडरग्राउंड का डिफरेंस पूछते हैं, इस वजह से यहाँ पे उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कंडक्टर का पोजीशन चेंज करना को ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर कहते हैं, जिससे हम रेडियो इंटरफेरेंस रिड्यूस कर पाते हैं और ओवरहेड लाइन में ज़्यादा होता है रेडियो इंटरफेरेंस, कम्युनिकेशन लाइन के साथ में जो डिस्टर्बेंस आता है और अंडरग्राउंड में उसके कम चांसेस रहते हैं। ट्रेसिंग ऑन ऑफ फॉल्ट एंड रिपेयर ओवरहेड में इजी रहता है। कई बार फॉल्ट लोकेटर, फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर इसी प्रकार काफ़ी होते हैं कि वो टावर के आसपास जहाँ फॉल्ट होता है वहाँ पे वो आप देखेंगे कि एक रेड कलर का लैंप जैसा ग्लो हो जाता है, तो आपको पता चले ये फॉल्ट है। लेकिन अंडरग्राउंड के काफ़ी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, आपको ढूँढना पड़ता है कहाँ फॉल्ट है और उसमें समय चला जाता है। तो अंडरग्राउंड में फॉल्ट को ट्रेस करना और रिपेयर करना काफ़ी मैन पावर चाहिए वहाँ पे।
आपको वापस गड्ढा पहले लोकेशन ढूँढना पड़ेगा, लोकेशन ढूँढ के आप गड्ढा खोदोगे, वापस उसको करेक्ट करोगे, तो इट विल कंज्यूम मोर टीम एफर्ट, आपका टीम का एफर्ट जो गैंग बोलते हैं, वो गैंग एफर्ट ज़्यादा जाएगा। कैपिटल कॉस्ट ओवरहेड की कम आती है दोस्तों। ओवरहेड हमारा कन्वेंशनल है, मैंने जैसा बोला कि आप पहले से जो करते आ रहे हो उसके लिए आपने काफ़ी सारा ऑप्टिमाइज़ेशन कर रखा है, तो आपके लिए वो ईज़ी है। और अंडरग्राउंड के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट रहता है। मैंने कहा आपको, आप गड्ढा खोदिए, आप वहाँ पे अरेंज कीजिए, उसके लिए बेस तैयार कीजिए, वहाँ पे केबल लगा रखिए और वहाँ पे उसको कवर कीजिए। तो इट इज़ मोर ह्यूमन एफर्ट और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। जितना ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा है, उतनी कॉस्ट ज़्यादा है। वर्किंग वोल्टेज ओवरहेड के 400 केवी से ज़्यादा पॉसिबल है। अंडरग्राउंड में अप टू 132 केवी ही हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। फिर हायर वोल्टेज पे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो 400 केवी से अबव ओवरहेड में हम लोग जाते हैं और अंडरग्राउंड में हमारा लिमिटेशन है 132 केवी। फ्लेक्सिबिलिटी ओवरहेड में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप उसको कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो और अंडरग्राउंड में एक बार डाल दिया, आपने अपना केबल लगा दिया, तो उसके बाद में आपको उसको चेंज करना इट इज़ टू डिफिकल्ट, तो फ्लेक्सिबल नहीं है अंडरग्राउंड सिस्टम। लाइन कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट ओवरहेड हेड में क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस लेस होता है क्योंकि कंडक्टर का स्पेसिंग ज़्यादा होता है, तो और चार्जिंग करंट कम होता है। अंडरग्राउंड में क्या होता है, कैपेसिटेंस ज़्यादा रहता है, स्पेसिंग लेस होने की वजह से, क्योंकि C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन A बाय D। तो डिस्टेंस अगर जहाँ पे ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगा और डिस्टेंस अगर कम है तो अंडरग्राउंड में डिस्टेंस कम है। इस वजह से वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। कहाँ पे ज़्यादा है? अंडरग्राउंड में ज़्यादा है, डिस्टेंस कम होने की वजह से और ओवरहेड में आपका कैपेसिटेंस कम है और ज़्यादा चार्जिंग करंट आपको अंडरग्राउंड में चाहिएगा। कंडक्टर और केबल जॉइंट की बात करें तो ओवरहेड में ईज़ी है और अंडरग्राउंड में डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ॉल्ट हो जब केबल जॉइंट होता है वहाँ से जल जाता है और काफ़ी अच्छे से उसको करना पड़ता है। आपका फ़ॉल्ट होता है तो 2 ढाई घंटे तो आपकी प्रोसेस में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिफरेंस देखा ओवरहेड और अंडरग्राउंड का। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ये भी 7 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम दोस्तों यहाँ पे 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन देखेंगे। वोल्टेज और पावर फैक्टर आपकी पावर सिस्टम के परफॉर्मेंस पे कैसे अफेक्ट करते हैं? वोल्टेज के बारे में आप सभी को पता है और पावर फैक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी एसी सर्किट में पढ़ा हुआ है कि पावर फैक्टर आपका सर्किट का कितना हेल्थ है वो आपको बताता है। जनरली पावर फैक्टर हम यूनिटी के करीब लाने की कोशिश करते हैं और हमारे लोड का पावर फैक्टर इन जनरल 0.8 लैगिंग है। हमारा ज़्यादातर सिस्टम का लोड क्या है? इंडक्टिव लोड है, आपको पता होना चाहिए। हमारी पावर सिस्टम का ज़्यादातर लोड इंडक्टिव है और हमारा जो पावर फैक्टर है सिस्टम का जनरली 0.8 लैगिंग हम लोग लेते हैं। तो ये वोल्टेज और पावर फैक्टर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है? कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर कितना मोटा रहेगा, कितना पतला रहेगा, एफिशिएंसी पे क्या असर रहता है और परसेंटेज लाइन ड्रॉप पे क्या असर रहता है, ये तीनों चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन देखते हैं दोस्तों और ये हम मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ पे प्रूव करना है वहां पे आपको मैथ्स चाहिएगा, अदरवाइज आप उसको प्रूव नहीं कर पाते हो। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कितना मोटा रहेगा, कितना पतला रहेगा, तो पावर ट्रांसमिशन P इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस फाइव और I को अगर हम एक तरफ ले लें तो P अपॉन रूट थ्री वी एल कॉस फाइव। थ्री फेज है तो रूट थ्री लिखा, हम लोग थ्री फेज सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव को I के फॉर्म में ले लिया और रेजिस्टेंस हमको बताया R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लाइन लॉस का फॉर्मूला है दोस्तों पावर लॉस पी एल इज इक्वल टू थ्री आई स्क्वायर आर। अभी ये आई जो है दोस्तों उसको हम यहाँ पे रख देते हैं पी अपॉन रूट थ्री वी एल कॉस फाइव इसका स्क्वायर रो एल बाय ए। आर का जो फॉर्मूला है ये यहाँ से ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, देखिए रूट थ्री है, इसका स्क्वायर थ्री हो जाएगा, थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू रो एल बाय ए पी एल। तो एरिया वॉल्यूम की बात आएगी दोस्तों, हम वहां पे एरिया देखेंगे, तो हमने यहाँ से एरिया को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले लिया, तो एरिया इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू रो एल बाय पी एल।
अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लाए तो उसको हम और वॉल्यूम के फॉर्म में लाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई ए एल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो एरिया आपका फॉर्मूला आ गया, और एल, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। एरिया हमने जो ऊपर वाला लाया है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको कांस्टेंट दिखेंगे, 3 कांस्टेंट है। पावर सिस्टम बन गई है, ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका पावर कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी आपका रो कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए, एल कांस्टेंट है, लेंथ आपकी कांस्टेंट है, पीएल कांस्टेंट है। पीएल माने आप कहिए पावर लॉस आपका सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये है आपका वॉल्यूम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीएल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई। तो हम ऐसा कहेंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीएल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई। वीएल क्या है दोस्तों? वोल्टेज। इसका मतलब सिस्टम में जितना ज्यादा आपका वोल्टेज होगा, आपका लाइन वोल्टेज, पावर सिस्टम का रेटेड वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का रेटेड वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, आपका वॉल्यूम इतना कम होगा। अगर वॉल्यूम कम है तो आपके सपोर्ट कम लगेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो खंभे लगते हैं वो कम लगेंगे, कम स्ट्रेंथ के लगेंगे। और वॉल्यूम कम है तो आपका वेट कम होगा, तो आपको इतना हैवी इंसुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलेटर वोल्टेज रेटिंग के लिए चाहेंगे, लेकिन सपोर्ट के लिए अरेंजमेंट कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम का कॉस्ट बेसिकली है, वॉल्यूम अगर मटेरियल की कम है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी प्रकार पावर फैक्टर जितना बढ़िया है उतना आपका वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हमको वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम तो कम ही करना है कंडक्टर का, क्योंकि वॉल्यूम कम है उसके काफी सारे बेनिफिट है। आप सपोर्ट इतने हैवी आपको जरूर नहीं पड़ते, और आपका कॉस्ट बचता है। ये दो मेन है। पहला क्या, आपका सपोर्ट है ट्रांसमिशन लाइन का, वो आपको कम जाता है। और दूसरा क्या, कि आपकी कॉस्ट बचती है अगर कंडक्टर का वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम रखने के लिए वोल्टेज लेवल ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा है पावर फैक्टर भी आपका हाई होना चाहिए, तभी आप इसका वॉल्यूम कम रख पाओगे। तो पहला टर्म हमने ये किया कि वोल्टेज लेवल और पावर फैक्टर का वॉल्यूम पे क्या रिलेशन है। जितना वोल्टेज लेवल और पावर फैक्टर ज्यादा, उतना कंडक्टर का वॉल्यूम कम। ये आपका 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको, कि आप देखिए कि कंडक्टर का पावर फैक्टर और वोल्टेज का वॉल्यूम पे क्या असर होता है, वो एक्सप्लेन कीजिए। अभी एफिशिएंसी की दोस्तों बात करते हैं। एफिशिएंसी जनरली हमको पता होता है, एफिशिएंसी हम ऐसा कहते हैं आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट पावर पी आई, पी प्लस पी एल, पी एल हमारा पावर लॉस कह दीजिए, पी हमारा ये आउटपुट कह लीजिए। तो ये हमारा पीएल का जो फॉर्मूला है पावर लॉस का, जो पीछे वाला हमने लिखा था वो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है, पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए। आगे बढ़ते हैं। और करंट डेंसिटी हमारा डेल्टा इज इक्वल टू आई बाय ए, यूनिट क्रॉस सेक्शनल के लिए करंट को करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू आई बाय डेल्टा। तो ये एरिया को हम ऊपर के इक्वेशन में रखेंगे, ये एरिया जो यहाँ पे है, इसकी बजाय हम यहाँ पे आई बाय डेल्टा रखेंगे, तो आई बाय डेल्टा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पे आई का भी हमको पता है, आई इज इक्वल टू पी रूट थ्री वी एल कॉस फाइव, क्योंकि पी इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पे मैंने आई का भी वैल्यू रख दिया, पी अपॉन रूट थ्री वी एल कॉस फाइव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट थ्री पी रो एल डेल्टा डिवाइडेड बाय वी एल कॉस फाइव, और पी कॉमन निकाल दिया दोस्तों। पी आपका आउटपुट पावर आप कह सकते हो। तो अभी आप देखिए हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट पावर कैपिटल पी, इनपुट और पी आई। तो यहाँ पे हम पी आई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे ऐसे आएगा 1/1 प्लस रूट थ्री पी एल डेल्टा 1 रो एल डेल्टा डिवाइडेड बाय वी एल कॉस फाइव। इसका वैल्यू दोस्तों बहुत कम होगा, क्योंकि वोल्टेज लेवल इन टर्म्स ऑफ केवी होगा, तो इस वजह से ये वैल्यू कम हो जाएगा। अगर 1/1 प्लस एक्स में एक्स का वैल्यू बहुत कम है, तो वी कैन राइट 1 - एक्स। तो ये आपका 1 - एक्स डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का फंडामेंटल है। आप ऐसे लिखोगे कि 1/1 प्लस एक्स में अगर एक्स का वैल्यू कम है, तो वी कैन राइट n इज नियरली इक्वल टू, एफिशिएंसी इज नियरली इक्वल टू 1 - एक्स।
तो इसको अभी वापस सिंपल करेंगे दोस्तों। देखिए, एफिशिएंसी ज्यादा होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा या कम कब होगा? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 होगा, नियरली 0। जितना वीएल ज्यादा इतना इसका वैल्यू कम, वोल्टेज वैल्यू ज्यादा ये कम तो एफिशिएंसी ज्यादा, पावर फैक्टर का वैल्यू ज्यादा तो इतना यहाँ का वैल्यू कम। ठीक है, जितना ज्यादा तो इतना कम, तो 1 माइनस ये तो आपका एफिशिएंसी नियरली इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे √3 कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो हमारा वीएल और कॉस फाई जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी इतना ज्यादा होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 अपॉन वीएल कॉस फाई। तो वीएल और कॉस फाई की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे इतना एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। आगे देखा हमने वीएल और कॉस फाई ज्यादा इतना आपका कंडक्टर का वॉल्यूम कम। दूसरा, वीएल और कॉस फाई से इतना ज्यादा इतनी एफिशिएंसी ज्यादा। थर्ड देखते हैं दोस्तों, लाइन ड्रॉप की बात करेंगे। लाइन ड्रॉप हम सबको पता है आई इंटू आर। हम यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर्स को यहाँ पे फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाय हमको पता है, और डेल्टा इज इक्वल टू आई बाय करंट डेंसिटी। तो एरिया इज इक्वल टू आई बाय डेल्टा हो गया। तो उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पे एरिया है, वहां पे आई बाय डेल्टा रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे रो एल डेल्टा वोल्टेज ड्रॉप। तो परसेंटेज लाइन ड्रॉप को, ये रो एल डेल्टा क्या हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। ये लाइन ड्रॉप वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से होगा। वीएल आपका रेफरेंस है, तो रो एल डेल्टा डिवाइडेड बाय वीएल मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लाइन ड्रॉप आपका मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है। तो मतलब ये हुआ, जितना वोल्टेज आपका ज्यादा इतना लाइन ड्रॉप कम। आप जितने ज्यादा वोल्टेज पे पावर सिस्टम में पावर ट्रांसमिट करोगे उतना आपका लाइन ड्रॉप कम होगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी पावर फैक्टर का हमको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एडिशनल है। लेकिन पावर फैक्टर का क्या है? पावर फैक्टर आपका जितना अच्छा होगा उतना आपका लाइन में लॉसेस रिड्यूस होगा। तो बाय इंक्रीजिंग वीएल रिएक्टिव लॉसेस का कंसेप्ट है, वो आप हम कभी फिर डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, वीएल की वैल्यू ज्यादा है, इतना लाइन ड्रॉप कम होगा। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है। पहला तो ये, द लो है लो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वोल्टेज लेवल शुड बी केप्ट हाई। अगर आपको कंडक्टर का लो वॉल्यूम चाहिए तो आपको वोल्टेज लेवल हाई रखना होगा। इंक्रीजिंग वीएल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। अगर वीएल ज्यादा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वीएल ज्यादा है तो परसेंटेज लाइन ड्रॉप बढ़ेगा। वीएल का यानी लाइन वोल्टेज ज्यादा के क्या बेनिफिट है? पहला कि आपका कंडक्टर का वॉल्यूम कम रहेगा। दूसरी बात, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। और तीसरी बात, आपका परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर की दोस्तों हम बात करते हैं। पावर फैक्टर में क्या होगा? पावर फैक्टर जितना ज्यादा इतना वॉल्यूम कंडक्टर कम होगा। पावर फैक्टर आपका जितना ज्यादा इतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है। और अगर कई बार पूछते हैं कि प्रूव दैट बाय हैविंग लो बाय हैविंग हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी कैन हैव गुड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो आगे लिखा, और इसे डिराइव करना है और प्रूव करना है। आपको पूछ सकते हैं कि प्रूव कीजिए कि वोल्टेज का एफिशिएंसी पे क्या असर होता है, या वोल्टेज ज्यादा है तो एफिशिएंसी अच्छी है, वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप कम है, और पावर फैक्टर ज्यादा है तो वॉल्यूम कंडक्टर का कम होगा। तो आपको हर डेरिवेशन याद रखना है और आपको डेरिवेशन में आंसर लिखना है। तो ये आपका 3-4 मार्क में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 4-5 अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी रहेगी। और सिस्टम वोल्टेज और पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होना चाहिए। और कितना ज्यादा पॉसिबल होना चाहिए, वो एक लिमिट है। एक बात है ना, आप कहोगे चलो सर वोल्टेज तो अपन एक काम करते 2000 केवी का रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक बात समझिए कि वोल्टेज इज हाई, साइज ऑफ कंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप इज रिड्यूस एंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज। अगर वोल्टेज लेवल ज्यादा है तो कंडक्टर का साइज कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ेगी।
लेकिन इससे ओके बेनिफिट होगा आपका ऑपरेशन जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका कंडक्टर का कॉस्ट कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई तो आपको पैसा बचेगा। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा रखा तो क्या ज़्यादा होगा दोस्तों? सोचिए, आपने सिस्टम का या ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ज़्यादा रखा तो क्या कौन-सी कॉस्ट बढ़ेगी? मेरा क्वेश्चन ये है। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाएगी दोस्तों, सर्किट ब्रेकर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाइन सपोर्ट, इंसुलेटर वगैरह एक्सेसरीज़ की बढ़ जाएगी। तो हमेशा एक बैलेंस रखना पड़ता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको ढूँढना पड़ता है और आपको इकोनॉमिकल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना पड़ता है। वो यहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लेता। हो सकता है जीटीयू में पूछे, तो अगर आपके बुक में है तो यू कैन स्टडी दैट। व्हिच प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। अभी हमने दोस्तों बेसिक देख लिया कि किस प्रकार के ट्रांसमिशन हो सकता है, ओवर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या एसी डीसी। तो वो हमने देखा। हमने वोल्टेज और पावर फैक्टर के टर्म्स देखे और उस पे क्या इफेक्ट होती है पावर सिस्टम पे, वो देखा। तो अभी हम मैकेनिकल चीज पे आते हैं कि प्रॉपर्टी, हमको कंडक्टर से कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए वो हम देखेंगे। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई भी कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आपको 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब टूटना नहीं चाहिए, उसको फोर्स अगर आ जाए तो टूटना नहीं चाहिए। रिड्यूस डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए जिससे वजन कम हो। रिड्यूस कॉस्ट, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आपका मटेरियल है वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ले लिया और उसका कॉस्ट है मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पर मीटर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हर जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा? कौन-कौन से मटेरियल है? कॉपर और एल्यूमीनियम अच्छे मटेरियल हैं, जिसकी लो रेजिस्टिविटी है और इम्प्रूव्ड रेगुलेशन, जिससे लॉसेस कम होगा क्योंकि कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और इंक्रीज़ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कॉपर और एल्यूमीनियम इसके अकॉर्डिंग सूटेबल मटेरियल है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको खींचने से वो टूटेगा नहीं। एबिलिटी टू विथस्टैंड द टेंसाइल फोर्स। ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों ऊपर लगी होती है, तो उसमें टेंसाइल एक स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका कम है तो वो टूट जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए आपके मटेरियल में। प्लेस ब्रिटलनेस, एक फोर्स आने की वजह से, मान लीजिए विंड फोर्स आया एकदम, तो कंडक्टर आपका टूट नहीं जाना चाहिए। तो वो वहाँ पे जहाँ पे फोर्स आता है वहाँ पे से टूट जाता है कंडक्टर, तो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। तो कंडक्टर शुड नॉट ब्रेक विथ एक्सीडेंटल फोर्स। एक्सीडेंटली मान लीजिए कोई झाड़ की टहनी पड़ गई, वहाँ पे मान लीजिए ऊपर से कुछ गिर गया, ठीक है, या कोई बर्ड एकदम से हैवी बर्ड है वहाँ से निकला, तो अ, उसके फोर्स से जॉइंट निकल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटल नहीं होना चाहिए, कंडक्टर टूटना नहीं चाहिए। डेंसिटी उसकी कम है तो उसका क्या होगा दोस्तों? वजन कम होगा। डेंसिटी का मतलब है कि आप वो जितनी डेंसिटी ज्यादा इतना वजन ज्यादा, वजन ज्यादा इतने सपोर्ट की कॉस्ट ज्यादा। तो डेंसिटी आपकी कम होनी चाहिए, तो उसका वजन कम रहेगा। कॉस्ट हमेशा डेफिनेटली वन लाइन पॉइंट कहेंगे थे, कॉस्ट कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो ऑपरेशन करने वाले जो ट्रांसमिशन पावर सिस्टम चलाते हैं, जो लोग वो बिज़नेस में है, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, हमको फिर पावर नहीं मिलेगा। वापिस हम 200 साल पीछे, 500 साल पीछे चले जाएँगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आपका मटेरियल है वो अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। और मटेरियल इज़िली अवेलेबल है, जैसे एल्यूमीनियम है, कॉपर है, वी आर यूजिंग, और काफ़ी सारे कंडक्टर हैं जो हम पीछे अभी देखने वाले हैं। कुछ कंडक्टर दोस्तों देखते हैं कौन-कौन से कंडक्टर हैं। कॉपर की हम बात करेंगे, गुड कंडक्टर है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कई बार इन पुरानी इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर एक्सपेंशन करना है, इंडस्ट्री में नया अगर उनको एक डेवलपमेंट करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने कॉपर के केबल निकाल के पूरा एल्यूमीनियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 पैसा भी मिलता है और पैसा भी बचता है। तो कॉपर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी का मैटर रहता है, वहाँ पे कॉपर हम यूज़ करते हैं।
हार्ड ड्रॉन कॉपर जनरली सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर से ज्यादा प्रीफर रहता है। फायदे देख लेते हैं। बेटर कंडक्टिविटी, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड करंट डेंसिटी, लेसर रेजिस्टिविटी, लॉन्गर लाइफ, हाई स्क्रैप वैल्यू। मैंने बोला आप पुराना कॉपर बेच दो, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और होमोजेनियस मटेरियल, वहां पे मटेरियल यूनिफॉर्म रहता है तो आपकी कंडक्टिविटी इसी वजह से बेटर रहती है। एल्यूमिनियम की दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं। वो कॉपर के ऊपर कॉस्ट का एडवांटेज है। पुराने कॉपर के केबल, अंडरग्राउंड केबल रिप्लेस करके काफी सारी इंडस्ट्री एल्यूमिनियम केबल लगाती है। लेकिन उसके काफी सारे मिक्सचर्स आते हैं, जैसे ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर यूज होते हैं। और इसका फायदा ओवरऑल सबसे पहले कि डेंसिटी इसकी कम होती है, इस वजह से वजन कम हो जाता है। सेम करंट रेटिंग के लिए आपका 40% वेट वजन कम हो जाएगा, तो ओवरहेड के लिए सुटेबल है। कॉपर से कम कॉस्ट है और कोरोना लॉस इसमें कम रहेगा हाई वोल्टेज पे। तो एल्यूमिनियम है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है दोस्तों कि कंडक्टिविटी इसकी कॉपर से कम है। लार्जर डायमीटर आपको इसका लगाना पड़ेगा, तो ये जॉइंट डिफिकल्ट रहेंगे दोस्तों। लार्जर डायमीटर नीड हैवी सपोर्ट एंड उसका वेट से प्रेशर, मान लीजिए एयर में अगर लगे हुए हैं तो ओवरहेड लाइन में, तो विंड प्रेशर के लिए उसको सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो डिफिकल्ट रहेगा उसको बेयर करना। केबल ज्वाइंट अगर मोटे केबल है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट में है आपका केबल में मेल्ट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, लो मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कॉपर से लो होता है, तो हाई अगर करंट जा रहा है जॉइंट पे तो वहां पे आपका केबल मेल्ट हो सकता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। स्टील की दोस्तों बात कर लेते हैं। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, डायरेक्टली कभी डिप्लॉय नहीं करते उसको, इंटरनली हम लोग यूज करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। फीचर्स स्टील के देखते हैं। लेस कंडक्टिविटी है स्टील की, लेकिन एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम मिक्स देख रहे हैं, हम फीचर्स देख रहे हैं। रस्टिंग इन डैम्प एटमॉस्फेयर, तो वो भी एक है। मोर रेजिस्टिविटी और मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो सबसे अच्छा पॉइंट है लास्ट वाला, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जहाँ पे कोई हम दूसरा मटेरियल यूज करें जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो वो कम है, तो हम स्टील को उसके साथ में यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम एल्यूमिनियम के साथ में स्टील को यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ का वीकनेस था वो दूर हो जाएगा। बाकी सारे जो है ये लिमिटेशन कह सकते हैं, इसकी वजह से आप कॉपर स्टील को आप कम यूज करते हो, लेकिन कंबाइंडली हम लोग यूज करते हैं, जहाँ ACSR कहते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी स्टील की मिल जाएगी और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा है स्टील से। तो स्टील हमारा जो है वो अंदर GI स्टील है, इंटरनली है, तो एटमोसफियर के डायरेक्ट टच में वो नहीं आएगा। ये मान लीजिए मेरा स्टील मैंने रख दिया, तो यहाँ पे इसके सराउंड में मैं रखूंगा एल्यूमिनियम, तो इसको कहेंगे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्स्ड। तो ये हो गया एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्स्ड। तो इसके एडवांटेज है दोस्तों, CSR कंडक्टर बहुत ही फेमस है, आप कभी सर्च करो नेट पे, थोड़ा स्टडी आप भी कीजिए, तो आपको इसका ज्यादा आइडिया आइडिया आएगा। एडवांटेज देखते हैं। सैग आपका जो कंडक्टर का बीच में से झोल जिसे कहते हैं, बीच की तरफ कंडक्टर जमीन के से ज्यादा करीब होता है, झोल जिसे कहते हैं सादी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, तो वो कम हो जाता है अगर CSR कंडक्टर यूज करते हैं। लॉन्गर स्पैन हम प्लान कर सकते हैं। कोरोना लॉस हमारा कम हो जाएगा अगर ACSR कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं तो। सम टाइप ऑफ कंडक्टर देखते हैं दोस्तों। सॉलिड कंडक्टर जो जनरली हम लोग कम ही यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर इस प्रकार काफी केबल्स को उसको लेके एक स्ट्रैंड कर दिया होता है, टर्न करके एक केबल बनाया होता है, तो ये ज्यादा यूज होते हैं। बंडल कंडक्टर ये आपको काफी सारे लगे हुए देखने मिल जाएंगे, आप रास्ते में कभी जाओ तो एक बार देखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार कंडक्टर हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिक्वायर्ड लेस, जब आपको लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए तो आप सॉलिड कंडक्टर यूज कर सकते हो। और डिफिकल्टी होती है जब बहुत लो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तब अलग डिफिकल्टी होती है, वहां पे उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं रहेगा। क्या होती है, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता और हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। और एयर स्विंग, हवा में वो झूले लेगा, वो हवा में जैसा स्विंग करेगा, इस वजह से वहाँ पे टूट सकता है, हैंगिंग पॉइंट जो है वहां से वो
टूट सकता है। तो सॉलिड कंडक्टर की डिफिकल्टी है, उसको हम इतना इजीली यूज नहीं कर पाते। स्टैंडर्ड कंडक्टर के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवरऑल कम होता है। तो काफी सारे एडवांटेजेस स्टैंडर्ड कंडक्टर के। इसमें सेंट्रल कंडक्टर वन होता है और सराउंडेड बाय मल्टीपल कंडक्टर होता है। देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल कंडक्टर दिखता है, ये हमारा सेंट्रल कंडक्टर है, इसका सराउंड हमारे 2 लेयर है। तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम थोड़ा ज़्यादा से देखेंगे आगे से। आपको जीटी में पूछेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर एक्सप्लेन करो, तो आपको ये डायग्राम पीछे का जो आएगा वो एक्सप्लेन करना है। और नंबर ऑफ कंडक्टर का इसका एक फॉर्मूला आता है, कैपिटल N इज इक्वल टू 3n इन ब्रैकेट 3 प्लस 1 प्लस 1। तो आपके जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ लेयर है, और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इंक्लूडिंग सेंट्रल कंडक्टर। कैपिटल N है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर टोटल कितना आएंगे, तो देखते हैं दोस्तों। 3n n प्लस 1 प्लस 1। तो मान लीजिए एक लेयर है, तो एक लेयर के लिए क्या होगा, 1 रख देते हैं, 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर है, उसके सराउंड एक ही लेयर करना है। तो देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और टोटल कंडक्टर हमारे 7 हो गए। तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर, इसको फिर आप टर्न लेके स्ट्रैंड कर दो, तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर 1 लेयर हो जाएगा। दो के लिए देखते हैं दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 19 कंडक्टर्स दोस्तों, बहुत ज्यादा है। देखिए डायग्राम में कर पाता हूँ या नहीं। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल कंडक्टर हो गया, सराउंड ये कंडक्टर और ये सराउंड कंडक्टर। आप अगर इसको गिनोगे तो देर आर 19 कंडक्टर्स। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसको स्टैंडर्ड ऐसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ लेयर्स निकाल पाते हो, कितने कंडक्टर आएंगे वो आपको मिलेगा। तो इसमें डायमीटर भी आप ढूंढ सकते हो। डायमीटर का फॉर्मूला है कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू डी। स्मॉल डी है वो ईच कंडक्टर का डायमीटर है, 1 कंडक्टर। ऐसे सेम कंडक्टर सिमिलर डायमीटर के कितने कंडक्टर आएंगे वो आप गिन सकते हो। तो डी हमारा टोटल डायमीटर होगा। तो 1 लेयर के लिए टोटल डायमीटर कितना होगा दोस्तों, देखिए 2 प्लस इंटू 1 1 प्लस 1 3 3d। इसका मतलब देखिए यहाँ पे डायग्राम में 1 लेयर के लिए देखिए, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर और ये तीसरा डायमीटर 3d हो गया। तो ये हमारा 3d हो गया। तो इसी प्रकार आप टोटल डायमीटर भी कैलकुलेट कर पाते हो। ये सारे मैकेनिकल एस्पेक्ट से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दो लेयर के लिए दोस्तों देखते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5d। तो देखिए यहाँ पे ये 5d है, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार 2 लेयर्स में हमारे 5 कंडक्टर्स होते हैं, डायमीटर 5d हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकली प्रूवन है, आप इससे डायमीटर गिन सकते हो। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसका डायमीटर, ये सारे डायग्राम अगर आपको पूछते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हॉलो कंडक्टर की दोस्तों बात करते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे हॉलो कंडक्टर है, तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टर की कॉस्ट, जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कोरोना कम करने के लिए कंडक्टर यूज करते हैं। वी में इंक्रीज द डायमीटर विदाउट हैविंग द मटेरियल। मटेरियल देखिए सेंट्रल में कुछ मटेरियल नहीं है, लेकिन आपका कंडक्टर का डायमीटर बढ़ गया, तो आपको ओवरऑल उसके बेनिफिट मिलेंगे। कोरोना लॉस आपका रिड्यूस होगा, ओवरऑल वेट कम होगा। इस प्रकार आप उसको यूज कर सकते हो। तो एडिशनल लेयर यहाँ पे स्टैंड का भी देखिए आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको स्टैंड दिख रहा है, इस प्रकार आप कर सकते हो। होलो कंडक्टर्स आपको कई बार पूछते हैं, तो आपको डायमीटर ऐसा बता के डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर का बारे में बहुत ही डेप्थ है, आप डिग्री में जाओगे तो उसके पढ़ोगे। यहाँ पे इतना सिंपल इंट्रोडक्शन ही है कि आप स्पेसर लगाते हो, इसको स्पेसर कहते हैं। जो कंडक्टर के बीच में, ये ट्राइंगुलर हो सकता है, ये 5 एंगल वाला स्पेसर हो सकता है। कि जितने केबल आएंगे, जितने कंडक्टर आएंगे, उसी प्रकार उतने एंगल वाला बीच में शेप लगाते हैं। तो ये बंडल कंडक्टर अल्टीमेटली क्या करता है, कोरोना के इफेक्ट रिड्यूस करता है। और 2 3 या 4 कंडक्टर हो सकते हैं पर फेस। तो कई बार आपको, आप हाईवे से जाओगे तो आपको इस प्रकार स्पेसर्स लगे हुए दिखते हैं, वो हमारे बंडल कंडक्टर है। और इसके बारे में डिटेल थियरी आपके इस करिकुलम में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। सपोर्ट फॉर ओवरहेड लाइन, अभी मजे की बात है, प्योर मैकेनिकल टॉपिक दोस्तों आ रहा है। देखिए ये कुछ आरसीसी है, ये वुड है, और ये हमारा शील स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज्यादा देखने मिलता है। ये गांव में देखने मिलेगा, और ये सिटी एरिया में कई जगह दिख जाता है।
तो सपोर्ट कैसे होने चाहिए पावर सिस्टम, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए ग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट मटेरियल हमको यूज़ करते हैं और बेसिकली सपोर्ट से ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ एयर में तो हम लगाएँगे नहीं हमारी ट्रांसमिशन लाइन। तो सपोर्ट वुड हो सकते हैं, आरसीसी हो सकते हैं, स्टील हो सकते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम यहाँ पे मैकेनिकली थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे। कितनी क्या प्रॉपर्टी चाहिए सपोर्ट से, आपको क्या हेल्प चाहिए वो देखते हैं। सपोर्ट आपका वजन बेयर करना होना चाहिए, वो ट्रांसमिशन लाइन का वजन बेयर करे इतना होना चाहिए और अल्टीमेटली उसका खुद का वजन कम होना चाहिए, स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा होनी चाहिए, लाइफ स्पैन लंबा होना चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी मटेरियल आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कई मेंटेनेंस उसका कम होना चाहिए और अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब पावर सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए जो टावर बनते हैं, हम पूरा टॉपिक टावर पे ले रहे हैं, तो उसका वजन अल्टीमेटली कम होना चाहिए और ट्रांसमिशन लाइन के वजन को बेयर करना चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए। मटेरियल जो टावर का मटेरियल है वो अच्छा इज़िली अवेलेबल होना चाहिए, मेंटेनेंस उसका कम होना चाहिए और दिखने में बढ़िया होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट देखते हैं पहले, वुड पोल की, स्टील पोल, आरसीसी पोल्स और लेटेस्ट स्टील टावर। तो सारे हम वन बाय वन दोस्तों एक प्रीव्यू कर लेते हैं। वुड पोल्स की दोस्तों बात करते हैं कि वेयर वुड इज अवेलेबल एम्पल क्वांटिटी। पहले सबसे ज्यादा पुराने वक्त में वुड पोल लगे होते हैं, गाँव में अभी भी कई जगह लगे होते हैं, तो वुड इजीली अवेलेबल है, वहां पे वुड पोल यूज करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, बिटुमिन उसके ग्राउंड लेवल पे लगाना पड़ता है अंडरग्राउंड में, क्योंकि अगर नहीं है तो टर्माइट्स, जिसको आप उधई बोलते हैं, तो वो उधई उसको खा जाता है। तो आधा मीटर तक उसको टर्माइट्स वगैरह लगाना पड़ता है, तो मॉइस्चर और टर्माइट्स की वजह से वो खराब ना हो जाए। तो वैसे भी उसकी लाइफ कम है कंपेयर टू स्टील पोल। और अब नए वुड पोल नहीं लगाते, वुड पोल अब नया एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे हम इन जनरल आरसीसी पोल यूज करते हैं और बड़े टावर है तो स्टील और लेटाइट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वुड पोल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंगल पोल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फाउंडेशन है, ये आपका सिविल वर्क का, और यहाँ पे वो बिटुमिन वगैरह बोला था, हाफ मीटर तक के वो यहाँ पे लगा होता है और यहाँ पे क्रॉस आर्म है और यहाँ पे आपकी लाइंस लगेगी। इस प्रकार आपने गाँव में देखे होंगे और ऊपर कैप है आपका ऊपर की लाइन जाने के लिए। तो एलवी और एचवी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके स्पान है 50 मीटर तक का इसका स्पान रहता है। और ये इसका मतलब क्या हुआ, एवरी 50 मीटर आपको इंस्टॉल करना रहेगा, एक पोल चाहिएगा ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए। और क्रॉस आर्म यहाँ पे स्टील के यूज होते हैं, ये वुड के यूज जनरली हम लोग नहीं करते। तो ये हुआ सिंगल पोल स्ट्रक्चर। ए टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए अल्फाबेट ए जैसा कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे, क्रॉस आर्म लगे होते हैं, ब्रासिंग, ये भी वुड पोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्राउंड लेवल पे ऐसे फाउंडेशन है, जो मैंने बिटोमिन वगैरह बोला था वो हर चीज के लिए सेम है। और दूसरा इसमें एच टाइप स्ट्रक्चर आता है, ये आपने कई जगह देखा होगा। तो वहाँ पे दो बेस लगते हैं, ये दोनों की स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज्यादा है सिंगल पोल से, ए टाइप और एच टाइप। ब्रासिंग एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए लगाए हुए, क्रॉस आर्म इस प्रकार लगे होते हैं। दोनों है एलवी और एचवी, कौन से ए टाइप और एच टाइप की बात कर रहा हूँ। और 11 केवी और हायर के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ये सिंगल पोल है, अप टू 11 केवी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल ये आपके ए टाइप और ब्रासिंग वाले एच टाइप वाले स्ट्रक्चर है, वो आप हाई वोल्टेज लेवल पे यूज कर सकते हो। अप टू 75 मीटर, देखिए यहाँ पे 50 मीटर पे एक टावर चाहिए, यहाँ पे 75 मीटर पे एक टावर चाहिए आपको। 3 टावर पे एक टावर बचेगा और बेटर बेटर स्ट्रेंथ है। और इसका जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसके उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है क्योंकि सपोर्ट ज्यादा है। लिमिटेशन क्या होती है दोस्तों, 25 साल तक की लिमिटेशन उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। टर्माइट्स और मॉइस्चर, जिसे हम उधई कहते हैं, वो भेज जो बारिश की वजह से जमीन में से आता है तो वो खराब हो जाता है वुड। और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस करना पड़ता है उसको, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी कम होती है कंपेयर में। और 20 केवी से अबोव वुड पोल आप यूज नहीं कर पाते हो। स्टील पोल की दोस्तों बात करते हैं। स्टील पोल ज्यादा अवेलेबल हम लोग स्ट्रीट लाइट में, सिटी एरिया में हम देखते हैं। वुड से डेफिनेटली ज्यादा आपकी लाइफ है। गैल्वेनाइज और पेंट क्या होता है स्टील पोल पे, लेंथ इसकी 7 से 10 मीटर की हाइट होती है और मफिंग हम उसका बेस बनाते हैं, मफिंग 1 to 6। उसका जो हाइट होती है उससे 6
यानी आप कैसे 16% तक अंडरग्राउंड होता है। मान लीजिए उसकी 100 मीटर हाइट है तो 16 मीटर जमीन में हो, तो 16% जितना अंडरग्राउंड ब्यूरिट करना पड़ता है। और उसका मफिंग और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे सिविल वर्क आता है। और रेल पोल और ट्यूबुलर पोल वहाँ पे यूज होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्यूबुलर पोल है। ये मान लीजिए पोल है तो बेस प्लेट है, तो ये आपका 1/6 लेंथ ऑफ हाइट आप में मफिंग लेवल और ग्राउंड एरिया, ये आपका मफिंग आ गया। देखिए आपका कितना बड़ा पोर्शन अंदर चला गया, 16% जितना, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस आर्म आएंगे, क्लैंप आएंगे, और इस प्रकार आप ये पोल यूज कर सकते हो। ये आपके टेब्यूलर पोल या ट्यूबुलर पोल कहते हैं, सॉरी। आगे बढ़ेंगे। आरसीसी पोल दोस्तों, ये भी आपने काफी सारी जगह देखा होगा, सिटी एरिया में हर जगह आपको दिख जाएंगे आरसीसी पोल। काफी लार्ज यूज है इसका। ये हमारा पुराना जो 11 केवी पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो है। तो ये आरसीसी पोल पे ही लगा होता है। तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आरसीसी कई बार तो साइट पे ही बनता है, ट्रांसपोर्टेशन करना डिफिकल्ट रहता है, तो साइट पे इसको बना देते हैं। तो स्टील जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आरसीसी यूज करते हैं। और कॉस्ट अगर स्टील की ज्यादा पड़ती है तो वहाँ पे आरसीसी यूज करते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, वुड से तो अच्छी है डेफिनेटली। मेंटेनेंस इसका कोई नहीं आता, इसको कलर भी नहीं करना होता। और हाई वोल्टेज पे आप इसको यूज कर सकते हो। साइड पे भी कई बार मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा किलोमीटर आपको ट्रांसपोर्टेशन हो है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, साइड पे इसको बनाते हैं। एच टाइप स्ट्रक्चर जनरली हम इजिली बना सकते हैं। तो आरसीसी पोल आपका सिविल वर्क से आप बनाते हैं, और कंपेरेटिवली स्टील से ज्यादा आपका उसका स्ट्रेंथ रहता है। लेटाइट स्ट्रक्चर दोस्तों, ये प्रकार के आपने टावर देखे होंगे। नैरो बेस या ब्रॉड बेस हो सकते हैं। नैरो बेस अप टू 132 केवी यूज होता है, और 132 केवी के लिए ब्रॉड बेस। दोस्तों मेरा प्रश्न है कि ये डिस्टेंस ज्यादा क्यों है 132 केवी पे, और ये कम क्यों है? क्योंकि वोल्टेज लेवल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ ज्यादा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये राइट ऑफ कहेंगे। इसका मतलब जितना वोल्टेज लेवल ज्यादा, इतना राइट ऑफ ज्यादा, उतना आपका स्पान ज्यादा। दो कंडक्टर के बीच में, दो फेस के बीच में आपका डिस्टेंस का बहुत ज्यादा रहेगा जितना वोल्टेज लेवल बढ़ेगा। तो ब्रॉड बेस लेटाइट स्ट्रक्चर और नैरो बेस, देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस नहीं है, नैरो बेस लेटाइट स्ट्रक्चर। तो ये लेटाइट स्ट्रक्चर है जहाँ पे हाई वोल्टेज जाते हैं। और मेन हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन हाईवे पे देखोगे, ये आपको देखने मिलेगा। ये हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं लेटाइट स्ट्रक्चर। 66 केवी और अबोव वोल्टेज के लिए आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल सेक्शन बोल्ट करते हो, कई बार साइड पे इसको फिटिंग करके बनाया जाता है, और बोल्ट की मदद से फिट किया जाता है। पूरा सिंगल स्ट्रक्चर आप कहीं पे इंपोर्ट नहीं करते हो, वहां पे बनाते हो। तो अर्थ वायर अबोव जाता है, वो आपने ऊपर देखा, लाइटिंग स्ट्रोक के प्रोटेक्शन के लिए। और स्ट्रक्चर को पूरा रस्ट से बचाने के लिए पेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेंटिंग का खर्चा आएगा उसमें। और स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सारे पोल के स्ट्रक्चर में। लेटाइट स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। गांधीनगर कल्पतरू वाला जो कंपनी है, आप वहां भी आप जाके उसको देख सकते हो। वो दे आर डूइंग दिस दैट वर्क, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाईवे पे कहीं भी जाओगे तो आपको लेटेस्ट स्टील स्ट्रक्चर देखने मिल जाएंगे। साइक्लोन में भी ये विस्टैंड कर पाते हैं। दोस्तों मैंने जो पार्ट वन का बोला था, वो पार्ट वन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, और कंटिन्यूअसली आप ये वीडियो को जस्टिफाई मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको पार्ट टू में आने वाले वीडियो में देखेंगे। और मैं हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।